हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। खूब बढ़िया पढ़ाई चल रही है। नए सेशन की तैयारी नहीं 11 फिनिश होने का जश्न, 12 शुरू होने का खुशी। हाँ बेटा, मना ले, खुशी मना ले, 12 को आने दे, पता चलेगा। नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। अच्छा कोर्स है 12 का, मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन मैं तो तुमको कमिट किया था कि 12 शुरू होने का मतलब यह कतई नहीं है कि हम लोग को 11 छोड़ देना है। क्या सही ना? 11 और कस के तैयारी करना है। जो भैया दीदी को, जो हमारे नन्हे मुन्ने को कंपटीशन देने का है, उन्हें तो 11 के बगैर वो सोच भी नहीं सकते हैं कि कंपटीशन मैं दे सकता हूं। और अभी तो अपन का 11 का एग्जाम हुआ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो 11 का एग्जाम देना है, राइट? तो है ना बात सही? तो 11 का एग्ज़ाम देने के लिए 11 का रिवीजन होना तो बहुत ज़रूरी है। और मैं इतना मेहनत क्यों किया हूँ? अच्छा मार्क्स के लिए, है ना? कोई भी क्वेश्चन पढ़ाई से बाहर का नहीं आएगा। तो मैं बच्चा आप लोग को कमिट किया था कि एक तरफ से मैं 12 पढ़ाते जाऊंगा और एक साइड में मैं क्या करूंगा, 11 आपको रिवाइज करवाते चलूंगा। तो उसी क्रम में बच्चे मैं आज से 11 का डिजिटल बोर्ड पर, हाँ ये तो जरूरी बात बताना भूल ही गया, आज से आपका जो भी क्लास होगा वो सारा का सारा क्लास डिजिटल बोर्ड पर होगा। तो डिजिटल बोर्ड पर मैं आप लोगों के लिए अब यहां से 11 का रिवीजन लेकर के आया हूं। और जैसा आप जानते हैं कि 11 का कोर्स का सबसे फर्स्ट यूनिट जो अपन को पढ़ना है वो क्या है? फर्स्ट यूनिट? सबसे पहले तो आज से जब हम लोग बोर्ड का उद्घाटन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपना हम लोग लिख लीजिए, भगवान को याद कर लीजिए। क्या? ओम। हमेशा सक्सेस करना भगवान। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। नहीं, ये हम लोग का बेड़ा पार करेंगे। और मैं अभी बता रहा था कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, फर्स्ट यूनिट से चलना है। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? क्या नाम है फर्स्ट यूनिट का? बताइए, फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? ओ अच्छा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो बच्चे यहां से हम लोग फर्स्ट यूनिट से इस सिलेबस को आगे लेकर के चलेंगे। और आप सभी जानते हैं कि ये जो यूनिट 1 है अपन का, ये जो यूनिट 1 है, ये यूनिट 1 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर अपन का पूरा एग्जामिनेशन 70 मार्क्स का अगर होगा तो इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। करेक्ट? सब हम लोग जानते हैं। तो अब यहां से हम लोग कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। हम प्रयास करेंगे कि जितना अधिक से अधिक हो सकेगा आज हम लोग आपको मैं तैयारी करवाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो अपन का बात होता है कि आखिर यूनिट है क्या? क्या है यूनिट बताइए? तो यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है बच्चा? क्या होता है स्टैंडर्ड वैल्यू? ये देखिए, आप जो लेटर लिखते हो कि ए क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? ए लिखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। यू कैंट बी प्रूव द लेटर ए, बस ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर ऐसा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए कहेंगे। उसी प्रकार से अपन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए, यू हैव टू नीड अ परफेक्ट वैल्यू, यू हैव टू नीड अ स्टैंडर्ड वैल्यू, प्रमाणिक राशि। कुछ राशियों को प्रमाणिक मान लिया गया है, कुछ वैल्यू को स्टैंडर्ड मान लिया गया। जैसे मैथ्स बनाने के लिए, मैथ्स के नंबर को लेने के लिए सबसे पहले 0 1 2 डॉट 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 9, ये सारे के सारे जो वैल्यू है वो सारे के सारे वैल्यू बच्चा स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड वैल्यू है। और फिर इस स्टैंडर्ड वैल्यू के बेस पर पूरे बाकी मैथमेटिक्स का नंबर बनाया गया। उसी प्रकार से अपन का फिजिक्स में भी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिए गए मेजरमेंट करने के लिए। इसी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट कहते हैं। दिस स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट। इसी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। ये यूनिट है, राइट? अब जैसे बाय द वे लेंथ की बात मैं करूं कि अगर कोई बंदा 10 मीटर रॉड खरीदने गया हो तो क्या करेगा? एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि इतना लंबा अगर लेंथ है तो इस लंबे लेंथ को हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर कहेंगे। आप दुकान में जाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो, दुकान वाले क्या करते हैं? इतना लंबा वो किसी लोहे का एक स्केल लेते हैं और उसी के इक्विवेलेंट अगर क्लॉथ को माप कर तुम्हें दे देते हैं। तुम कंफर्म हो जाते हो कि दिस इज 1 मीटर, द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 1 मीटर। ये जो वैल्यू है ना, ये स्टैंडर्ड है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में इसका जो वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगा। और इसी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? यूनिट कहते हैं।
तो अब जैसे उसी प्रकार से अगर बाय द वे मास ऑफ बॉडी, आप किसी बॉडी का मास मेजर करने जा रहे हो, तो आप मान लेते हैं कि दुकानदार क्या किया कि आपको एक इतना बड़ा वेट ले लिया और इस वेट पर बाय द वे 1 kg लिखा हुआ है। हम लोग समझ लेते हैं कि 1 किलो का ये वेट है और ये 1 किलो का वेट अगर ऐसा 20 के इक्विवेलेंट अगर 10-20 बार अगर हम लोग किसको मिल गया, या तो फिर उसने क्या किया कि एक बड़ा वेट ले लिया और मान लो कि एक ऐसा वेट बड़ा ले लेता है और इस वेट पर बाय द वे 20 kg लिखा हुआ है और ये 20 kg का इक्विवेलेंट कोई सामान तुमको लेकर के दे दिया, तुम समझ लेते हो कि ये 20 किलो है। ये जो वेट है 20 kg, इसको हम लोग बोलते हैं कि यह स्टैंडर्ड वैल्यू है और इसी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम बच्चा क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। उम्मीद करें समझ में आ गया, पक्का समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छा, मतलब सबको यूनिट समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला, यूनिट के लिए सबसे अच्छा वर्ड क्या हम लोग को ध्यान देने का जरूरत है, स्टैंडर्ड वैल्यू। हमने बोला कि अगर तुम बाय द वे लेंथ मेजर कर रहे हो, लेंथ मेजर करने के लिए ये अगर 1 मीटर है तो फिर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर तुम मास मेजर कर रहे हो तो मास मेजर करने के लिए अगर बाय द वे ये जो वेट है वो 1 kg है तो फिर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। उसी प्रकार से टाइम के लिए अगर तुम बाय द वे टाइम मेजर करने जा रहे हो, अगर 1 सेकेंड आ रहा है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। बाकी का बाकी जो कुछ भी बनेंगे इनके बेस पर बनेंगे। इसी स्टैंडर्ड वैल्यू को बच्चा हम क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। चलो बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू कितने तरह के, इस स्टैंडर्ड वैल्यू से जो यूनिट बना, ये यूनिट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये यूनिट 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, एक को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, आगे जाकर बताएंगे। एक को हम कहते हैं बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट, इसी का दूसरा नाम है बेस यूनिट और दूसरे का नाम मैं इसके आगे जाकर बताऊंगा डेराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट क्या है फंडामेंटल यूनिट, जिसको मेजर करने के लिए, जिस यूनिट को मेजर करने के लिए किसी दूसरे का जरूरत नहीं हो। वर्ल्ड में 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, 7 फिजिक्स में और 2 मैथमेटिक्स में, जिनको आप सप्लीमेंट्री यूनिट कह सकते हो। वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि हमारे फिजिक्स में भी यूज होते हैं, हमारे फिजिक्स के लिए वो सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, इसको बेस बोला जाता है। बेस का मतलब क्या हो, अभी मैंने बताया ना कि नंबर में 0 to 9 बेस है। आप जो सभी पढ़ते हो ना बेटा, चाहे पॉजिटिव टर्म पढ़ते हो, चाहे निगेटिव टर्म पढ़ते हो, चाहे ऑड वर्ड पढ़ते हो, चाहे इवन वर्ड पढ़ते हो, चाहे टोटल नंबर पढ़ते हो, चाहे इंटीग्रल नंबर पढ़ते हो, मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो बेटा, लेकिन बेस है 0 to 9। 0 to 9 मिलकर के ही सारे लेटर्स का निर्माण किया। उसी प्रकार से बच्चा अपन में फिजिक्स का ये जो यूनिट का निर्माण हुआ, यूनिट का जो ये डिस्कवर हुआ, उस यूनिट के डिस्कवर में जो 7 लेटर्स हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको फंडामेंटल कहा गया। लाइक लेंथ, पहला क्या होता है लेंथ, दूसरा क्या होता है मास, सारा बताया हुआ है। तीसरा क्या होता है टाइम, चौथा क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट क्या होता है टेम्परेचर, नेक्स्ट क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और नेक्स्ट होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अब इन सभी का बाय द वे तुम अगर यूनिट देखना चाहो तो मेरे को बताओ, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हो एम से, क्या सिंबल है एम है। बोलो मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हो केजी से। बोलो टाइम का क्या होता है सेकंड, रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हो तो सेकंड से, एस से। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है तो एम्पियर, क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हो तो ए से। टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हो के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो गया, क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हो मोल से। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, और क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हो सीडी से। तो बच्चा ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इस फंडामेंटल क्वांटिटीज का ये हो गया एसआई यूनिट, और उस एसआई यूनिट का ये हो गया सिंबल। उम्मीद करें कि एक एक चीज समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं 7, कौन कौन से दिस 7 लेटर्स आर फंडामेंटल। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो दिस data is the unit of your given these fundamental units, and this is the symbol of your given respective fundamental quantities। बच्चा उम्मीद करें तुमको एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ना। हाँ सारे लोग मेरे को बताते चलो, जितने भी बच्चे अभी क्लास कर रहे हो सारे के सारे बच्चे मेरे को बताते चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, मेरे को बताते चलो।
क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, सारे चीज़ अच्छे हैं ना? पक्का? तो बहुत अच्छा। बस सभी बच्चे मेरे को बताते चलना, अपना अपना जो रिस्पॉन्ड है वो मेरे को करते चलना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी जो 7 फंडामेंटल यूनिट तुम पढ़े, इस 7 के 7 फंडामेंटल यूनिट को एक पाई चार्ट, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। बोलो व्हाट इज पाई चार्ट? व्हाट इज पाई चार्ट? यस, क्लास 10 में तुम पाई चार्ट पढ़ करके आए हो। पाई चार्ट का मतलब होता है कि अगर तुम एक सर्कल पर कितने एंगल बने, इस सर्कल में कितने एंगल बने, जल्दी बता दो। इस सर्कल में कितने एंगल बन गए? नहीं बताओगे? 360 बन गए। बहुत अच्छा। अब ये जो 360, ये जो यहां पर 360 एंगल बन गया, ये किसी चीज को ये 360 एंगल पर बताने का जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं पाई चार्ट। ये जो पाई चार्ट का मतलब ये जो 360 बन रहा है, इसी पर अगर पूरे के पूरे बात को समझा दिया जाए कि यहां से चलते 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 यहां तक क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं पाई चार्ट। अब इसी पाई चार्ट पर अगर तुमको हम बताने का प्रयास करें, तो अभी मैंने तुमको बताया ना कि 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। कितना होता है? 7। लेंथ का क्या होता है? मीटर। वेट का क्या होता है? मतलब मास का केजी। इंटेंसिटी, टाइम का क्या होता है? सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर। टेम्परेचर का केल्विन। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडुला। ए SI यूनिट है, ए फंडामेंटल यूनिट है। उम्मीद करें कि पूरा का पूरा मामला समझ में आ रहा है। तो मैंने एक पाई चार्ट पर तुमको समझाने का प्रयास किया। अब आगे देखो, मैंने भी बताया था ना कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होते हैं। फंडामेंटल यूनिट कितने? 7। फंडामेंटल यूनिट 7। अब 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होते हैं। कौन कौन से सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं? तो एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का क्या होता है यूनिट? रेडियन। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल क्या है? RAD। सॉलिड एंगल का क्या होता है यूनिट? स्ट्रैडियन। और लिखते हैं SR, स्ट्रैडियन। अब ये सॉलिड एंगल तुम कहां पर देखे होगे, कहां महसूस किए होगे? कहां महसूस किए हो? जल्दी बता दो, सॉलिड एंगल कहां महसूस किए हो तुम लोग? तो सॉलिड एंगल, बाय द वे, तुम एक तारबूजा कहीं से तारबूज खरीदने के लिए गए, हाँ, कहीं से बाय द वे तुम एक तारबूज खरीदने के लिए गए, राइट? अच्छा चलो कोई नहीं, तुम तारबूज खरीदने के लिए गए। अब तारबूज वाला तुमको बोला कि भैया ये बिल्कुल अच्छा तारबूज है, आप ले लो। बोले कि नहीं, मेरे को चेक करके बताओ। वो बाय द वे आपको कहता है कि नहीं अच्छा वाला है, आप बोलो चेक करके बताओ। क्या करता है तारबूज वाला? क्या करता है? जल्दी से बता दो, क्या करता है तारबूज वाला? तारबूज वाला क्या करता है कि एक यहां से ऐसे कट मारेगा और एक यहां से ऐसे कट मारेगा, राइट? तो ऐसे कट मारता है ना, और यहां पर तुमको एक ऐसा तुमको कट मार करके इतना, एक यहां पर तुमको ऐसा एंगल बना करके एक दे देगा, एक यहां पर तुमको ऐसा एंगल बना करके दे देगा। और तुमने यहां पर ये जो एंगल तुम्हारा यहां पर जो बन रहा है, ये जो तुम्हारा यहां पर ऐसे जो एंगल बन रहा है, ये तुमको ऐसा कट मार के दे दिया, यही ना तुमको कट मार करके देता है। अब यहां पर ये जो एंगल बन गया, ये एंगल जो है वो क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल कहलाएगा। बच्चा पक्का समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आया? ऐसा होता है ना, होता है ना। हम लोग तारबूज खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या करता है, एक ट्रायंगल शेप में यहां से एक ऐसे कट लिया, एक यहां से ऐसे कट लिया, एक यहां पर हम लोग को ऐसे काट करके यहां पर दिखला देता है कि देखिए भैया ये जो एंगल यहां बन गया, इसी एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। और अब मेरे को बता दो, ये सॉलिड एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? पूरा का पूरा सॉलिड एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? अगर ये पूरा अगर यहां पर हम तुमसे सॉलिड एंगल पूछे तो कितने डिग्री का हो जाएगा? बता दो जल्दी से, कितने डिग्री का हो जाएगा? तो 720 डिग्री का होगा। शायद तुम पहला बार सुन रहे होगे। अभी मैं जब क्लास में बच्चे से पूछा था कि बताओ एक तारबूज लेते हैं, सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, उसने बोला 360। बोले बहुत अच्छा,
उसने बोला कि जब मैं पूरा तारबुज लूंगा सर, ये पूरा का पूरा तारबुज लूंगा तो कितना बनेगा बेटा, तो 360। बोले ओके। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको कट करके निकाल देते हैं। कैसा करके निकाल देंगे, ये देखो, एक साइड का कट करके ऐसा निकाल दिए और दूसरे साइड का कट करके हम ऐसा निकाल दिए, तो यहां पर कितना एंगल बन गया, बोला 360। बोले यहां पर कितना एंगल बनेगा, बोला 360। अब दोनों को मिला देंगे तो बोले कितना बनेगा, तो बोले 360। बोले ये तो जादू है, नहीं, ये दोनों को मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, 4 पाई बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा, 4 पाई बन जाएगा। 4 पाई अस्ट्रेडियन, ये इसका लिमिट हो गया। मतलब अगर बाय द वे आगे जाकर के जो बच्चे इंटीग्रेशन वगैरह समझ रहे होंगे तो मेरे को इंटीग्रेट करने का जरूरत होगा, तो 0 to 4 पाई इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 4 पाई, क्योंकि 4 पाई इसका मैक्सिमम एंगल बनता है। तो खैर मैं बताना चाह रहा था कि फंडामेंटल यूनिट कितने, 7, फंडामेंटल यूनिट कितने, 7, और सप्लीमेंट्री यूनिट कितने, 2। कौन कौन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। कितने तरह के सिस्टम होते हैं, तो ऐसे तो नॉर्मली 4 तरह का सिस्टम होता है। अगर तुम बाय द वे सिस्टम का बात करो तो नॉर्मली 4 तरह का सिस्टम होता है। पहला सिस्टम होता है, पहले सिस्टम को हम बोलते हैं CGS। CGS का मतलब हो गया सेंटी, जी का मतलब हो गया ग्राम, एस का मतलब हो गया सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड। दूसरे को हम बोलते हैं FPS। FPS का मतलब हो गया फुट पाउंड सेकेंड। अगर थर्ड की बात करो तो होता MKS। M का मतलब हो गया मीटर, S का मतलब हो गया, K का मतलब हो गया किलोग्राम, और A हो गया सेकेंड। और सबसे आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है SI। SI का मतलब हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो 4 तरह के बेटा, ये 4 तरह के सिस्टम होते हैं। कितने सिस्टम होते हैं, 4 सिस्टम होते हैं। अब हम लोग आते हैं डायमेंशन में कि डायमेंशन क्या है। ये मेन पार्ट है, डायमेंशन से ही क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। ना केवल इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, बल्कि आगे आप कोई भी कंपटीशन देने के लिए जाइएगा तो डायमेंशन से क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्ट रहेगा, श्योर शॉर्ट रहेगा, एनी हाउ रहेगा। कंपटीशन का क्वेश्चन मोर देन 1 मार्क्स होते हैं तो तय बात है कि 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके डायमेंशन से रहेंगे। तो हाँ, एक अलग बात है कि आपका बोर्ड के लिए डायमेंशन थोड़े से 11 बेस्ड डायमेंशन आपको पढ़ना है, और अब जब आप कंपटीशन में जाइएगा तो 11 और 12 और जो बहुत सारे थोड़े हार्ड फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उनके भी डायमेंशन आपको पढ़ने के लिए रहेंगे। जैसा कि आप 12 में आइएगा तो देखिएगा अच्छे अच्छे क्वांटिटीज आपको फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे जिनका। खैर अभी आप बताइए मेरे को डायमेंशन क्या होता है। हाँ, तो अभी आपने पढ़ा कि 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। अभी आपने यही पढ़ा ना कि 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। आप आ जाइए थोड़ा सा बैक आकर के देख लीजिए कितने क्वांटिटी होते हैं। ये देखिए 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। अभी 7 फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कुछ कुछ लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे बाय द वे आपको लेंथ को रिप्रेजेंट करना होगा तो एल लिखेंगे। अब अगर बाय द वे आप कहीं पर एल लिखते हो तो इसका कितना पावर है, पावर 1 है। एल क्या है बताइए, एल बेस यूनिट है। कितने, क्या कौन सा यूनिट है, बेस यूनिट है। आप फिर से समझिए बात को, आप फिर से समझिए। यहां पर मैंने बताया था ना कि 7 होते हैं फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम। नॉर्मली आपको 3 का ही जरूरत पड़ेगा, लेंथ, मास, टाइम का आपको जरूरत पड़ेगा। लेंथ कहीं लेना हो तो एल लीजिएगा, मास लेना हो तो एम लीजिएगा, और टाइम लेना हो तो टी लीजिएगा। अब रह गया बात कि डायमेंशन क्या है। तो अभी अगर आप कहीं पर एल लिखते हैं तो इसका पावर यहां पर 1 है, मास लिखते हैं तो पावर 1 है, टाइम लिखते हैं तो पावर 1 है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि पावर 1 ही रहेगा। अभी आप आकर के देखिएगा, अगर बाय द वे आपको एरिया लिखना रहेगा तो आपका हो जाएगा एल और पावर हो जाएगा L2 हो जाएगा ना। ये जो आप पावर 1 दे रहे हो, ये जो पावर आप 2 दे रहे हो, जैसे बाय द वे आपको डेंसिटी, मैं अभी इसके बारे में और आगे बताऊंगा, लेकिन आप जरा सा पहले समझना डेंसिटी क्या फॉर्मूला होता है। तो होता है कि सर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम।
अब बोलो मास का मतलब क्या हो गया m, और वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया L3। A3 को ऊपर ले जाओगे, A3 को तुम अगर ऊपर ले जाओगे तो ए हो जाएगा m, और a ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3, L -3। अब देखो यहां पावर तुम 1 दे रहे हो, यहां पावर तुम 2 दे रहे हो, यहां पावर तुम -3 दे रहे हो। ये जो तुम पावर डिफरेंट दे रहे हो ना, इसी पावर को हम बोलते हैं डायमेंशन। और डायमेंशन का बच्चा जो सिंबल होता है वो होता है ऐसा बिग ब्रैकेट। इस बिग ब्रैकेट को हम बोलते हैं डायमेंशन। क्या मतलब कि अगर आप ऐसे ब्रैकेट में अगर आप लेंथ लिखते हो तो फिर आपको बोलना होगा कि L होगा। ऐसे ब्रैकेट में अगर आप मास लिखते हो इसका मतलब है कि आपका m होगा। ऐसे ब्रैकेट में बाय द वे अगर आप टाइम t लिखते हो तो इसका मतलब है t होगा। लेकिन आप ऐसे ही ब्रैकेट में बहुत सारा चीज बता सकते हो। जैसे आप ध्यान दो, जैसे बाय द वे आपको लिखना है एरिया, तो अच्छा एरिया तो बता ही दिए, वॉल्यूम भी बता दिए। बाय द वे आपको लिखना है वेलोसिटी। तो क्या होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है जल्दी से बताओ, बहुत बेसिक बात है। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जो बता रहे हो जिनको समझ में आता है वो बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको अब बिल्कुल क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, फिजिक्स में जितने भी मेजर करने वाली चीजें होती हैं, मेजर करने मतलब मापने वाले बोले तो स्केल से मापने वाले, जितने भी चीजें स्केल से मापने वाले होते हैं ना, सबको एल कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट भी तो स्केल से मापा जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे मापोगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन होता है। कैसे मापोगे विस्थापन, यहां से कोई बॉडी यहां चला गया, डिस्प्लेस हो गया, तो कैसे मेजर करोगे, तो नो डाउट स्केल से मेजर करोगे। तो कोई भी चीज जिसको स्केल से मेजर किया जाता है वो सभी को एल कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का हो गया एल और टाइम का हो गया टी। अब यही टी ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा एल टी -1। समझ में आ रहा है सबको डायमेंशन। जैसे बाय द वे आपको लेना है एक्सीलरेशन। अब कोई भी एक्सेलेरेशन लीजिए, कोई भी कहने का क्या मतलब है, हाँ, तो कोई भी कहने का मतलब है कि एक्सेलेरेशन दो तरह का होता है, एक को ए कहते हैं और एक को जी कहते हैं ना। एक्सेलेरेशन दो तरह का होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल एक्सेलरेशन। ये इनर्शियल एक्सेलरेशन है, ये जमीन पर सरफेस पर, जमीन बोले तो सरफेस, केवल जमीन नहीं, कोई भी सरफेस पर अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, अपॉन द सरफेस अगर मूव कर रहा है, ऑन द सरफेस कहो, अपॉन द सरफेस नहीं, ऑन द सरफेस अगर बॉडी मूव कर रहा है तो वहां पर जो एक्सेलरेशन यूज होता है उसको हम लोग ए कहते हैं। लेकिन जो एयर में कोई बॉडी मूव कर रहा है सरफेस से ऊपर, अपॉन द सरफेस अगर तुम यहां बोल सकते हो, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा तो वहां पर जो एक्सेलरेशन यूज होगा उसको हम लोग जी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस जी को, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन दो, तो चाहे ए एक्सेलरेशन हो चाहे ए एक्सेलरेशन हो, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। अब बोलो वेलोसिटी का क्या अभी पढ़े हो, तो एल टी -1/t। ए टी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एल टी -2। उम्मीद कर समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ गया, बहुत अच्छे। उसी प्रकार से बाय द वे तुमको फोर्स का अगर डायमेंशन चाहिए तो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू, जल्दी बता दो नहीं डांट खा जाओगे, क्या होगा जल्दी बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा। अब बोलो मास को क्या लिखोगे, तो m लिखोगे, और एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, तो एल टी -2 लिखोगे। चलो बहुत अच्छा करोगे, एल टी -2 लिख दो, और तुम्हारा ए बन गया फोर्स का, ए हो गया फोर्स का डाय। अब एक आध तुम और जान लो, जैसे तुमको मे बी वर्क चाहिए, वर्क, तो क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी, पढ़े हो ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा फोर्स का मतलब क्या हो गया, तो फोर्स का मतलब हो गया एम एल टी -2, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एल हो गया, इसका मतलब ये डायमेंशन हो गया ml/t-2। तो बच्चे ऐसे ही बहुत सारे डायमेंशन हम लोग को आगे मिलते रहेंगे, और अगर हम लोग का फॉर्मूला का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अपन का जो डायमेंशन है आगे आगे हम लोग अभी देखते चलेंगे। जैसे अभी तुम देखना, हम कुछ यहां पर तुमको बताने का प्रयास किए कि मे भी अगर हम लोग को
अगर हम लोग को चाहिए कि डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास बाई वॉल्यूम, मास का हो गया m, वॉल्यूम बाई L3 होगा, ऊपर में जाएगा तो L-3 हो जाएगा। वेलोसिटी तुमको अभी हम बताएं, दोनों तरह का एक्सेलेरेशन तुमको हम बताएं। अब थोड़े से आ जाओ लीनियर मोमेंटम में। अगर बाय द वे तुम लीनियर मोमेंटम का बात करो, ये आ गया लीनियर मोमेंटम। तो अभी देखो यहां तुमको हम फॉर्मूला बताएं कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो बोलो मास का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और वेलोसिटी का क्या पढ़े हो, अभी पढ़े हो, क्या पढ़े हो, Lt-1 पढ़े हो। अब आ जाओ फोर्स। फोर्स का ही दूसरा नाम होता है बच्चा थ्रस्ट। ध्यान देना, फोर्स और थ्रस्ट दोनों एक ही चीज है, और अभी हम तुमको बताए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। अब आ जाओ थोड़े इंपल्स, ध्यान दे देना, इंपल्स। इंपल्स को हिंदी में आवेग कहते हैं, और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। याद हो गया, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब बोलो अगर बाय द वे तुम्हें फोर्स का, तो अभी हम लोग चर्चा की हो ना कि फोर्स का होता है mL-T-2, और टाइम का होगा t। अब अरेंज करो, यहां तो mL रहेगा और t, यहां -2 है और यहां t का पावर 1 है, तो -1 हो जाएगा, mL-T-1। और ये देखो यहां हो गया mL-T-1, ओ सॉरी इंपल्स, यहां पर सॉरी, यहां पर mL-T-1। फोर्स कांस्टेंट, तो फोर्स बाई लेंथ। फोर्स कांस्टेंट का मतलब हो गया फोर्स बाई लेंथ। अब बोलो फोर्स का मतलब क्या हो गया, तो mL-T-2। लेंथ का क्या हो गया, L हो गया, L कट जाएगा, और M-T-2। बच्चा पक्का समझ में आ रहा है। अगर तुमको बाय द वे प्रेशर निकालना हो कि प्रेशर का क्या होगा, तो बोलो क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। अब बोलो फोर्स का, तो अभी तुम बनाए फोर्स का, क्या बनाए कि सर mL-T-2। एरिया का क्या होता है, तो L2 होता, एक L कटेगा, एक L ऊपर जाएगा, तो mL-1T-2 किसका आ गया, प्रेशर का आ गया। स्ट्रेन, तो देखो स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। ध्यान देना बच्चा, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे बच्चे फंस जाते हैं। स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। नहीं होने का रीजन, अगर सेम चीज का कोई भी दो क्वांटिटी, सेम चीज का रेशियो अगर हो, एक ही चीज का अगर रेशियो अगर हो, तो वहां पर उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो स्ट्रेन क्या है बताओ, स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। क्या मतलब हो गया, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि देखो जैसे बाय द वे तुम एक लेते हो कि ये वायर है, अब इस वायर पर तुम क्या करो, कुछ लोड डाल दो। अभी कल्पना करो कि इसका जो वायर है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, और जब तुम इसको हैंग कर, इस पर जब तुम वेट को हैंग कर दिए हो, तो अब इसका ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ये लंबा हो गया, वेट पड़ने से ये क्या हो गया, लंबा हो गया। कल्पना करो कि अब ये हो गया 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है बच्चा, पक्का समझ में आ रहा है। तो बोलो डिफरेंट कितना हुआ, तो डिफरेंट हो गया 2 सेंटीमीटर। अब ये जो डायमेंशन है ना, मतलब सॉरी ये जो स्ट्रेन है ना, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन डायमेंशन 2 सेंटीमीटर बाय ओरिजिनल डायमेंशन 10 सेंटीमीटर। और देखो यहां तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो सेम चीज का यूनिट होने से यही चीज होता है कि उसके यूनिट क्या होता है, क्रॉस हो जाता है, और यूनिट ही नहीं बचा तो फिर उसका डायमेंशन नहीं होगा। तो बच्चा हमने आपको एक इतना सा चीज मैंने बताया, इतना सा चीज मैंने आपको बताया, 10 चीज मैंने आपको बताया, इन सभी चीजों का आपको मैंने डायमेंशन निकालने का तरीका बताया। ऐसा ही बहुत सारा यहां पर डायमेंशन मैं आपको बताऊं कि प्रेशर ग्रेडियंट का क्या होता है, तो प्रेशर बाई लेंथ होता है। तो प्रेशर का डायमेंशन आप लिखिए, पहले बता चुके हैं, बाई लेंथ कीजिए, क्या हो जाएगा mL-T-2। वर्क का तो मैं अभी आपको बता दिया था। एनर्जी, तो एनर्जी वर्क ही एनर्जी है, तो इसमें पावर, तो पावर इज इक्वल टू होता है, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं तो W/T। पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो वर्क का मैं आपको बता चुका हूं, नीचे में आप टाइम से डिवाइड कीजिए, एक T कट जाएगा, बाकी जो बचेगा क्या बचेगा, mL-T-2। उसी प्रकार से मोमेंट ऑफ फोर्स, उसी का दूसरा नाम है टॉर्क, उसी का दूसरा नाम है कपल। फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, आइए बताते हैं।
हमने बोला कि आप टॉर्क कह सकते हो, आप कपल कह सकते हो, ये ज्यादा पॉपुलर है। इसी का मोमेंट ऑफ फोर्स कह सकते हो। ये तीनों का तीनों चीज का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का जल्दी बता दो तो mL/t-2, डिस्टेंस का जल्दी बता दो L, और ये L ऊपर में जाएगा, सॉरी ऊपर बोले तो ये दोनों L एक साथ मर्ज होगा तो mL/t-2। तो हम उम्मीद करें कि तुमको समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। mL/t-2। रेडियस ऑफ जाइरेशन, डिस्टेंस है, रेडियस है तो L हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है तो mL/2 हो जाएगा। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब देखो एंगल का क्यों डायमेंशन नहीं होता है, अब तुम जो थोड़ा समझना कि एंगल का डायमेंशन क्यों नहीं होता है। तो देखो अगर बाय द वे हाँ, ये देखो ये जो एंगल बना ना, तो यही ना आर्क बन रहा है। आर्क मतलब चाप। तो फॉर्मूला होता है, पढ़े हो तुम लोग, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, पढ़े हो ना। अब बोलो आर्क क्या हो जाएगा, ये भी तो एक प्रकार का लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गया। रेडियस भी क्या है, लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गया। ये कट जाएगा तो फिर इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो बच्चा यही बात मैं आप लोग को बता रहा था कि एंगल का कोई नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी तो डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी बोलो याद आ रहा है क्या चीज से रिप्रेजेंट कर, जल्दी बताओ। ओमेगा, क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ, डी थीटा बाई डी टी। ये तो तुम अभी बोला ना कि सर इसका डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन इसका डायमेंशन तो होगा। तो ये ऊपर चला जाएगा और t⁻⁻1, ये क्रिटिकल है, थोड़ा सा ये फंसाने वाला चीज है, ध्यान रखना। t⁻⁻1। उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, बोलो क्या होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, जल्दी बता दो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू तो 1 टाइम पीरियड। हाँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू यही लिख देते हैं, क्या होता है 1 टाइम पीरियड, और 1 टाइम पीरियड का t हो जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t⁻⁻1। तो हम उम्मीद करें बच्चा कि आप लोग को एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते जाइए। यहां पर मैंने बहुत सारे आपको मैंने आपको डायमेंशन यहां पर दिया। जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर मैं बात करूं एंगुलर एक्सेलरेशन तो ध्यान देना, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है तो होता है डी ओमेगा बाई डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अब बोलो ओमेगा का क्या पढ़े थे, तो 1/t और एक t पहले से है, इसका मतलब 1/t⁻2 और ये जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा t⁻²। बच्चा ये फंसाने वाला चीज है, ये फंसाने वाला चीज है। इन सभी चीजों पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसे जो कंसेप्चुअल चीज रहेंगे उन पर आपको ध्यान देने का जरूरत है। तो t⁻²। एंगुलर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, ये कोई खास हार्ड नहीं है, ये मैं आपको मोमेंटम का पहले बता चुका हूं। डिस्टेंस का भी आप L लिखिएगा। बोलिए मोमेंटम का क्या बताया था, तो mL/t-2। डिस्टेंस का क्या होगा L, तो L 2 बार हो गया और बन गया mL/t-1 होता है mL/t-1। स्पेसिफिक वॉल्यूम सब टिपिकल है, ये सभी एग्जामिनेशन में आने लायक चीज है। तो वॉल्यूम बाई मास, अब बोलिए वॉल्यूम का क्या होता है जल्दी बता दीजिए, तो वॉल्यूम का होता है L3। मास का क्या हो जाएगा, तो m ऊपर जाएगा तो m-1 L3। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हाँ एक अच्छा चीज है, इस पर ध्यान देने का जरूरत है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आप फॉर्मूला पढ़े हो ना, F इज इक्वल टू जी m1m2/r²। यहां से g का मान निकालोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, F इंटू r²/m1m2। बोलो F का क्या होता है, mL/t-2, r² का L2 और 2 बार m है तो m 2 बार हो जाएगा, एक m कट जाएगा, m ऊपर गया -1, L2 और एक 3 L3 t-2
ए पूरा का पूरा जी का हो गया। तो बच्चा ये थोड़े से हार्ड हैं, कंसेप्चुअल हैं, एकदम बिल्कुल इन चीज़ों पर ध्यान देना है ना, इन चीज़ों पर ध्यान देना। अब आ जाओ तुम, ये तो हो गया तुम्हारा कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। बोलो क्या होता है स्ट्रेस का? तो स्ट्रेस का होता है ml-1 T-2, और स्ट्रेन तो तुमने अभी देखा था कि कुछ नहीं होता है। सरफेस टेंशन फोर्स बाई लेंथ, बोलो फोर्स का क्या होता है? तो ml-T-2, लेंथ का L कट गया M-T-2। सरफेस एनर्जी, एनर्जी बाई एरिया, वर्क ही एनर्जी है तो वर्क बाई एरिया, वर्क का भी तुमको पता है, एरिया का भी तुमको पता है, मैनेज करो M-T-2। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? तो फोर्स बाई एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं अच्छा से। हम बोले ए फोर्स बाई एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फोर्स बाई एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dt, ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। यूनिट टाइम में तो ये हो गया ml-T-2, ये हो गया L2 LT-1 और T, है ना। यहां से तो ये कट गया, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स बाई एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ml-1 T-1, वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dx। हाँ सॉरी, dv बाई dx, dv बाई dx बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो क्या बच गया? ml-T-2 L2 dv का हो गया इट्टा प्रोपोर्शनल F प्रोपोर्शनल F प्रोपोर्शनल dv बाई dt। तो F प्रोपोर्शनल A dv बाई dt। तो F इज इक्वल टू ईटा A dv बाई dt। ईटा इज इक्वल टू F इंटू dt A इंटू dv। तो F का हो गया ml-T-2 T L2 LT-1। तो एक कट गया, ml-2 ऊपर में जाकर के T2। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। फोर्स बाई एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स बाई एरिया dv बाई dx। ऊपर में गया F इंटू dx A इंटू dv। बोलो फोर्स का कैसे कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो रहा है? ml-T-2 L2 LT-1।
तो L से A कट गया। अरे यार, कभी कभी कोई चीज़ें होती है ना। हाँ, देखो एक बार मैं फिर से पूरा बता देता हूं। हम लोग बोल कुछ रहे थे, लिख कुछ रहे थे, थोड़ा बोलने और लिखने में हम लोग का सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलो फिर से हम लोग इसको पूरा अच्छा से बता देते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट फोर्स बाय एरिया इनटू डीवी। वेलोसिटी ग्रेडियंट एक्चुअली हम लोग बार बार डीवी बाई डी टी लिख रहा था, जबकि होता है डीवी बाई डी एक्स। अब यही एक्स अगर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स ए इंटू डी वी, एम एल टी माइनस टू एल टू एल टी माइनस वन। अब देखो ए चला गया, क्या हो गया, इतना सिंपल कैसे फंस रहे थे। एम एल माइनस वन और टी ऊपर में गया तो एक प्लस हो गया, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी। एम एल माइनस वन टी माइनस वन। एंगुलर इंपल्स, टॉर्क इंटू टाइम, टॉर्क बोले तो फोर्स, फोर्स इंटू टाइम कर लो, बना सकते हो ना। बोलो फोर्स का क्या होता है, तो एम एल टी माइनस टू और टाइम का हो गया टी, इसका मतलब हो गया कि एम एल टी माइनस वन। एम एल नहीं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, फिर गलत बता रहे हैं। फोर्स, सॉरी, यहां देखो क्या बोले, टॉर्क टाउ इंटू टी, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टी। फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का एल हो गया, ए टी हो गया। यस, एम एल टू टी माइनस वन, एक्सलेंट, एम एल टू टी माइनस वन। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, ये देखना फॉर्मूला थोड़ा ठीक से लिख लेना, हाफ ओमेगा स्क्वायर आई। ओमेगा का हम तुमको पहले बता चुके हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहले बता चुके हैं, तो एम एल टू टी माइनस टू। इसके बाद बच्चे कुछ क्वेश्चन तुम लोग के सामने हम लेकर के आए हैं। हाँ आओ, कि बोलो साइज ऑफ इनवर्स कितना होता है, 10 टू द पावर 26। ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन, ऑप्टिकल फाइबर किस चीज पर बेस है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लास 10 में अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, नहीं तो 12 में आओगे तो इसके विषय में हम बहुत ज्यादा डिटेल बताएंगे, अभी तत्काल तुम याद रखना। 1 लाइट ईयर कितना मीटर होता है, तो 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ये सब सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो तुमको, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और 4 क्या होता है लाइट ईयर। 1 ईयर में जो सनलाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर करते हैं। माइक्रो का मतलब माइक्रो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 टू द पावर -6। नैनो का मतलब 10 टू द पावर -9। एंगस्ट्रम 10 टू द पावर -10 मीटर को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रम बोलते हैं। ये सारा वैल्यू। बाकी देखो लाइट ईयर किसको बोलते हैं, तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में जितना लाइट वो ट्रैवल करता है उसी को हम क्या बोलते हैं। अब बोलो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, तो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ से, सूर्य से पृथ्वी के बीच के दूरी को, जो एवरेज दूरी है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और कितना होता है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -11। बोलो पार्सेक क्या है, तो डिस्टेंस एट विच द आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना एंगल सबटेंड करता है इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं पार्सेक। और ये पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मेक 1 पार्सेक, तो 1 पार्सेक अभी बताए थे कि इतना मीटर होता है, और 1 AU इतना मीटर होता है। सो इसका मतलब हो गया कि हाउ
मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU। तो 1 पार्सेक, हाँ यहां करेक्ट है कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना यूनिट, कितना AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 2.07 इंटू 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बोलो फर्मी किसको बोलते हैं, तो 10⁻⁻15 मीटर को 1 फर्मी बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट किसको बोलते हैं, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU एटॉमिक मास यूनिट 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्या 1/12 मास ऑफ C12 कार्बन 12 एटम, C12 एटम, ऐसे। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखोगे, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखने का जरूरत है। हाउ मेनी सेकेंड इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकेंड, तो 3.2 इंटू 10⁻। अब देखो यहाँ 3 ऐसे तो एग्जामिनेशन से ज्यादा मतलब नहीं है, कोई फंसाने के लिए पूछ सकता है। ये हो गया मिली न्यूटन, ये हो गया न्यूटन मीटर, और ये हो गया नैनोमीटर। मिली न्यूटन का मतलब 10⁻³ न्यूटन। न्यूटन मीटर इज अ यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का यूनिट होता है, और नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। 1 पार्सेक बराबर कितना लाइट ईयर, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सभी चीज को तुम ध्यान रखना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे काम आएंगे। 1 कैरेट डायमंड वगैरह कैरेट में मेजर किया जाता है, 200 मिलीग्राम को 1 कैरेट कहते हैं। सोलर डे इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 फुल रोटेशन अबाउट ऑन इट्स एक्सिस। एक दिन में जितना वो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में पूरा एक बार चक्कर काटता है, वो क्या कहलाता है, सोलर डे कहलाता है। सोलर ईयर क्या है, सोलर ईयर का मतलब हो गया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने में जो समय लगाता है उसको बोलते हैं सोलर ईयर। बोलो 1 सोलर ईयर कितना दिन, तो 365.25 डेज। ध्यान देना, पूरा 365 दिन का नहीं होता है, बल्कि 365.25 डेज, इसको हम लोग बोलते हैं सोलर। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जिसका फरवरी 29 का हो, जिसका फरवरी में 29 तारीख हो, जानते हो ना, जिसमें 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है उसको लीप ईयर बोलते हैं। समझ रहे हो ना बात को, जिसमें 4 से पूरा, जैसे कि 2023 लीप ईयर नहीं रहेगा, लेकिन 2024 लीप ईयर होगा। 2024 लीप ईयर होगा कि 4 से पूरा का पूरा, 4 × 5 = 20, 0 4 × 6 = 24। देखो पूरा का पूरा एक कट गया 506 बार में, तो जिसमें 4 से पूरा डिवाइड लग जाए उसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। सेंचुरी, 100 ईयर को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी। लूनर मंथ किसको बोलते हैं, इट इज द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 फुल रेवोल्यूशन अराउंड द, पृथ्वी के चारों ओर जब चक्कर काट लेता है कौन, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, जानते हो ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग लूनर मंथ। बोलो एक लूनर मंथ बराबर कितना होता है, तो 27.3 डेज होता है, 27.3 डेज होता है। उसी प्रकार से ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। सैक इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है सैक होता है। 1 सैक का मतलब होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। एक बार का मतलब होता है 10 बार क्या, प्रेशर मेजर करने वाला यूनिट है बार, पास्कल, PA बोले तो पास्कल, ये भी हो गया प्रेशर का यूनिट। मिली बार का मतलब हो गया 10⁻1 टॉर, 10⁻2 पास्कल, 1 टॉर, 1 mm ऑफ Hg कॉलम। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना, ऐसे इतना हार्ड ऑब्जेक्टिव तुम्हारा नहीं आ रहा है। बोलो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, तो 760 mm ऑफ Hg कॉलम। थोड़ा आगे पीछे हो गया, देख लेना, Hg कॉलम। बोलो न्यूटन 10⁵ डाइन, जूल 10⁻7। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, क्या चीज का यूनिट है पार्सेक, तो डिस्टेंस का यूनिट है। तो बच्चा इतना सारा चीज तुम लोग को हम ये पूरे यूनिट डायमेंशन में बताए। हम उम्मीद करते हैं कि हाँ थोड़े से अच्छे से, जो बच्चे के पास नोट्स नहीं बना हुआ होगा अच्छे से बनाना, पूरा एक क्लास को पाउच कर करके खूब अच्छे से कॉपी में लिखना। बहुत सारा चीज़ पूरे 1 शॉट में हम पूरा डायमेंशन, चूंकि इतना हार्ड चीज़ नहीं है तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगा कि ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा लगा तो एक ही क्लास में पूरा का पूरा कर देते हैं, क्योंकि ये हार्ड नहीं है। बाकी के जो यूनिट आएंगे ना उसमें हम इतना लंबा क्लास नहीं देंगे तुम्हें, मैं और अच्छा स्टैंडर्ड क्लास दूंगा, थोड़े से स्मॉल क्लास दूंगा ताकि तुम्हें करने में ज़्यादा आराम लगे। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से हम लोग कोई फ़ायदा नहीं था। तो बच्चे मैंने आपको पूरा डायमेंशन एक दिन में पढ़ा दिया, और आप इसका अच्छा से तैयारी कीजिएगा और अपना ओपिनियन दीजिएगा कैसा लगा क्लास आप लोग को। और जो बच्चे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। एक क्लास 12 वाले भी सारे लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप 12 के बाद जस्ट आपको भी एग्जामिनेशन देना है तो आपको बहुत काम आ जाएंगे। अभी जो बच्चे कमिंग 12 हैं वो तो बिल्कुल ही ध्यान देंगे, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो आपका 11 रिवीजन होते रहेगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक क्लास जो
10 बोर्ड दे करके जो अभी आने वाले हैं 11 में, वो भी आप इस क्लास को समझ सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर के आपको इसी से गुजरना है। और आपका अगर समझा हुआ रहेगा तो आप जब ऑफलाइन क्लास में आएंगे या किसी का कहीं पर किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर के आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत, तो मैं आपको ऑल इन वन बहुत सारे बच्चों के लिए मैं एक क्लास लेकर के आया हूं। तो बच्चे, आप तीनों तरह के बच्चे जो भी हैं, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि मैं आपको ऐसा बिल्कुल कंटिन्यूअस क्लास देने जा रहा हूं। और आपको मैं एक सीक्वेंस पर, एक टाइम पर आपको मैं एक क्लास दूंगा, ताकि आपको मेरे क्लास का इंतजार रहे। और बच्चे, मैं बहुत अच्छा सा तैयारी कराने वाला हूं आप लोगों को। तो चलिए, आप भी पढ़ाई कीजिए और आप अपना ओपिनियन बताइएगा, और फिर मैं नए क्लास में नई चीज़ों के साथ आप लोग के पास फिर आता हूं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।